अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? एमसीक्यूज किए थे? लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमने वेस्कुलाइटिस से स्टार्ट करना है। सो यू मस्ट हैव कॉन्सेप्ट व्हाट इज वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स। वेस्कुलाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। दैट लीड्स टू इस्कीमिया, ऑर्गन डिसफंक्शन, एन्यूरिज्म्स बनती हैं या बन के रप्चर भी हो सकती हैं। सो इन्फ्लेमेशन होगी वेसल की, वेसल वॉल वीक हो जाएगी, इवेंचुअली एन्यूरिज्म बनेंगे, वो रप्चर भी हो सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, जो डाउनस्ट्रीम इस्कीमिया हो जाएगा। स्मॉल मीडियम लार्ज वेसल्स इफेक्ट हो सकती हैं। प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। अगर वेस्कुलाइटिस प्राइमरी होता है तो इसको इडियोपैथिक कहते हैं। यूजुअली कोज इज अननोन, बट इफ इट इज सेकेंडरी then it might be secondary to infections, drugs, or autoimmune diseases. So now let's classify vasculitis on vessel size. Vasculitis based on vessel size is classified as large vessel vasculitis, medium vessel vasculitis, and small vessel vasculitis. So now let's see large vessel vasculitis. Large vessel vasculitis, it affects, as its name suggests, it affects large vessels. So it affects aorta and its main branches. So what are the symptoms? If it affects the large vessels, symptoms हमेशा याद रखें, वेस्कुलाइटिस के अंदर वेसल्स इन्वॉल्व हैं, डाउनस्ट्रीम इस्कीमिया ऑन है। सो लार्जर रीजन्स पे इस्कीमिक सिम्टम्स आएंगे अगर लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस हुआ है। अब हम इसको फर्दर लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस को पढ़ते हैं। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस जो है, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में फर्दर दो टाइप्स हैं, जाइंट सेल आर्थराइटिस विच इज आल्सो नोन एज टेम्पोरल आर्थराइटिस और टाकायासु आर्थराइटिस।
सो लेट्स स्टार्ट अगेन। आज मेरी ड्यूटी भी है, तो सॉरी फॉर डिसरप्शंस। अगर दरमियान में कुछ मसला होता है तो फिर मुझे थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। सो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस के अंदर यू हैव गॉट जाइंट सेल आर्थराइटिस विच इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड टाकायासु आर्थराइटिस। सो टेम्पोरल आर्थराइटिस के क्या फीचर्स होते हैं? टेम्पोरल आर्थराइटिस में ये अपनी अपनी बुक्स पे लिख लें। अगर आपको इसका सिनेरियो आएगा, ये क्लू मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपनी बुक्स पे इसको मेंशन करना है। याद रखें, जाइंट सेल आर्थराइटिस में एल्डरली वुमेन होगी यूजली। यूजली अगर सिनेरियो इसका आएगा तो उसमें ओल्ड एज होगी दी होगी, और वुमेन्स यूजली अफेक्ट होती हैं इससे। हेडेक की कंप्लेंट करती हैं, जॉ क्लॉडिकेशन की, और विजुअल लॉस की। इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? जाइंट सेल आर्टराइटिस एक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, जिसमें जाइंट सेल्स बनते हैं टेम्पोरल आर्टरी के अंदर। सो जाइंट सेल आर्टराइटिस ने टेम्पोरल आर्टरी को इन्वॉल्व करना है। टेम्पोरल आर्टरी के अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को जब इन्वॉल्व करती है, इसकी वजह से पेशेंट में विजुअल लॉस होता है। देन टाकायासु आर्टराइटिस, ये यंग वुमेन्स के अंदर, ये भी वुमेन्स में ज्यादा होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पल्सलेस डिजीज। इसके अंदर भी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। सो अगर आपसे टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन पूछी जाए इन जाइंट सेल आर्टराइटिस और टाकायासु आर्टराइटिस, तो आपने क्या लगाना है? आपने ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन लगाना है आंसर। सो टाकायासु इज पल्सलेस डिजीज। ग्रेन्युलोमेटस ये भी लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है। सो इट इन्वॉल्व्स एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और जो प्रॉक्सिमल ग्रेट वेसल्स होती हैं उसको इन्वॉल्व करता है। उसके बाद है मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। जो मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस है, इसमें आपके पास मस्कुलर आर्टरीज यूजली लाइक रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, दीज आर्टरीज आर अफेक्टेड। ऑर्गन इन्फाक्शन के, एन्यूरिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है तो रीनल आर्टरी से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। कोरोनरी वेसल्स इन्वॉल्व है तो हार्ट का एमआई के फीचर्स आ सकते हैं। इसके अंदर आपके पास तीन तरह की डिजीजेज होती हैं। पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, जिसका निमोनिक पेन है, कावासाकीज डिजीज एंड बर्जर्स डिजीज। बर्जर डिजीज इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोइंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। पोलियोट्राइटिस नोडोजा के क्या की फीचर्स हैं, आपने क्या याद रखना है जब भी पैन आएगा, पोलियोट्राइटिस नोडोजा आएगा? याद रखें, पोलियोट्राइटिस नोडोजा इस इट स्पेयर्स लंग्स। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये किडनी को इन्वॉल्व करता है, गट को इन्वॉल्व करता है, और नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। सो नर्व्स, एलिमेंट्री केनाल, गट से याद रख लें। इसके नाम में पैन है ना, तो ए फॉर एलिमेंट्री केनाल, एन फॉर नर्व्स। ठीक है। और जो आपका, और इसमें आपने किडनीज याद रखने हैं। सो किडनीज, गट एंड नर्व्स आर इन्वॉल्व। इसके अंदर भी इन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है। इस पे लिख लें आगे, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इन पोलीआर्थराइटिस नोडोजा। ट्रांसम्यूरल होता है पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, ये सारी मसल को इन्वॉल्व करता है। मस्कुलर आर्टरीज को है ना, मीडियम, और ट्रांसम्यूरल होता है। और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इसके अंदर होता है। जो पोलियोट्राइटिस नोडोजा होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है हेपेटाइटिस बी के साथ। ये एमसीक्यू आता है। इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद पोलियोट्राइटिस नोडोजा, इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी। 30% ऑफ इंडिविजुअल्स में हेपेटाइटिस बी के साथ ये मिलता है। सो पोलियोट्राइटिस नोडोजा में क्या होता है? देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग, देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलिमेंट्री केनाल, देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ PAN है ना, मैंने आपको इसका निमोनिक दो तो इसके अंदर ही आ जाते हैं। सो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, एलिमेंट्री केनाल की इन्वॉल्वमेंट है, और किडनी की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको किडनी के अंदर हेमरेज, हेमाचूरिया की कंप्लेंट हो पेशेंट में, उसके अलावा पेशेंट में कोई लंग की कंप्लेंट ना दी हो, आपको किडनीज की कंप्लेंट हो, गट के अंदर सिम्टम्स दिए हो, और नर्व इन्वॉल्वमेंट दी हो, तो फिर पोलियोट्राइटिस नोडोजा लगाना है। और टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? पैन में फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है इसके अंदर। So type of necrosis is fibrinoid necrosis. Then Kawasaki disease. Kawasaki disease पीड्स वालों को आएगी, जिन्होंने स्पेशलिटी पीड्स में जाना है। मेडिसिन वालों को ये नहीं आती। ये किड्स को यूजली इन्वॉल्व करती है लेस देन 5 years ऑफ एज। कावासाकी डिजीज के अंदर आपने इसमें पेशेंट में रैशेस दी होंगी, कंजक्टिवाइटिस होगा, स्ट्रॉबेरी टंग दी होगी। सो लेस देन 5 years ऑफ एज में ये होती है। किड्स की डिजीज है कावासाकी डिजीज, इज किड्स डिजीज। क्रैश इसका एक निमोनिक है। सी फॉर कंजक्टाइवल हेमरेजिक एडीमा, रैश होती है पोलीमोर्फस डीस्क्यूमेटिंग रैश होगी। अडीनोपैथी मिलती है सर्वाइकल, लिम्फेडनोपैथी मिलती है। स्ट्रॉबेरी टंग होती है, ओरल म्यूकोसाइटिस हुआ होता है, हैंड फुट चेंजेस आती हैं, एडीमा, एरिथीमा।
सो इन पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स बन सकते हैं। कावासाकी डिजीज पेशेंट्स कैन डेवलप कोरोनरी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, एवरी वेस्कुलाइटिस कैन बिकम इवेंचुअली एन्यूरिज्म, क्योंकि वॉल को वीक करते हैं, सो एन्यूरिज्म। सो कोरोनरी एन्यूरिज्म किस में ज्यादा होती है? कावासाकी डिजीज में, ये तो स्पेसिफिकली इसके साथ होती है। इसमें फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है और रप्चर हो सकता है, रप्चर दैट कैन कॉज डेथ। सो कावासाकी डिजीज कब आपने लगानी है? कावासाकी बच्चों की बीमारी है। इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस क्यों कहते हैं? इसमें म्यूकस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ओरल म्यूकोसाइटस हुआ होता है ना, देर इज ओरल म्यूकोसाइटस, ओरल म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड होता है, इसलिए देर इज स्ट्रॉबेरी टंग एज वेल। जो स्ट्रॉबेरी टंग टंग होती है, ओरल म्यूकोसाइटस होता है। वाई देर इज स्ट्रॉबेरी टंग? म्यूकोसाइटस हुआ होता है, देखिए सारा बहुत रेड रेड सी अपीयर होती है, और उस टंग के ऊपर आपको पता है फिर जिस तरह से हॉर्नी सी अपीयरेंस दे रही होती है। एडिनो सर्वाइकल एडिनोपैथी होती है। लिम्फ नोड सिंड्रोम इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर इज सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। रैश फिर होगी म्यूकोक्यूटेनियस, है ना, क्यूटेनियस हमने इसलिए वर्ड लगाया बिकॉज देयर इज रैश दैट इज पॉलीमॉर्फस। और किसके साथ एसोसिएटेड है ये पेशेंट्स? दे दीज पेशेंट्स डेवलप कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स। और कावासाकी डिजीज वैसे ही ऐसे समझे कि कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलाइटिस होता है। कावासाकी डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलाइटिस। सो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स के साथ इसलिए एसोसिएटेड है। मीडियम साइज वेसल्स किनको इन्वॉल्व कर रही हैं? आइदर दे आर इन्वॉल्विंग द रीनल आर्टरी और दे आर इन्वॉल्विंग द कोरोनरी आर्टरी। सो the disease that is involving the coronary arteries is Kawasaki's disease. Kawasaki किसको इन्वॉल्व कर रही है? कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है। इसमें एन्यूरिज्म्स का रिस्क होता है। अब उसके बाद है बर्जर्स डिजीज। बर्जर डिजीज इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। ये स्मोकिंग हिस्ट्री इसमें दी होगी बर्जर्स में, यंग स्मोकर्स को होती है। इसमें डिस्टल एक्सट्रीमिटी का इस्कीमिया हो जाता है। ये थ्रोम्बोजिंग वेस्कुलाइटिस है, दिस इज थ्रोम्बोजिंग वेस्कुलाइटिस, इसके अंदर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। सो बर्जर्स डिजीज आपने याद रखनी है, दिस इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। इसमें पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होती है। क्लोडिकेशन क्या होती है? दिस इज पेन, ये शार्प पेन होती है जो पेशेंट को क्रैम्प, इट्स नॉट शार्प पेन, इट्स क्रैम्पिंग, क्रैम्पी पेन होती है। जैसे मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, ये उस तरह की है। सो इट मे लीड टू गेंग्रीन, ये गेंग्रीन भी इससे हो जाता है फिर इवेंचुअली। सो ऑटो एम्प्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। इसमें डिजिट्स की रेनॉल्ड्स फिनोमेना इसमें प्रेजेंट होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना तो आपको पता है, पहले कलर ब्लू हो जाता है, फिर डस्की होता है, फिर रेड, पिंक रेड की तरफ जाता है। सो ये तीन थी मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। नाउ लेट्स सी स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। When we talk about small vessel vasculitis, so we are basically referring to arterioles, capillaries, and venules. These are the small vessels. So what are the small vessels? Small vessels are either arterioles, capillaries, and venules. If arterioles, capillaries, and venules are involved, then we call this type of vasculitis small vessel vasculitis. So small vessel vasculitis often associated होता है immune complex deposition के साथ या NCA positivity के साथ। सो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है ये, या फिर इसके साथ एनका एसोसिएटेड होता है। सो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस आइदर इट इज एसोसिएटेड विद एनका और इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है इसमें। अगर हम एनका एसोसिएटेड कहते हैं, इफ वी कॉल स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस एनका एसोसिएटेड, तो हमारा मतलब ये होता है इट इज पॉजी इम्यून, मतलब इसमें इम्यून सिस्टम नहीं इन्वॉल्व, इसमें एनका एसोसिएटेड है। So what are the types of small vessel vasculitis that are ANCA associated? Anti-neutrophilic. What is ANCA? ANCA क्या होती है? लिखें जरा चैट बॉक्स में। ANCA stands for anti-neutrophil cytoplasmic antibodies.
तो एनका इज एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। अब एन का भी दो टाइप की होती है, सी एन का होती है या पी एन का होती है। सी एन का इज साइटोप्लाज्मिक एन का एंड पी एन का इज पेरी न्यूक्लियर एन का। आपके जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस जो है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में एनका एसोसिएटेड जो वेस्कुलाइटिस होता है, इसके अंदर आपके पास ग्रेन्युलोमेटस, ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है। इनमें अब ये डिफरेंट है, सी एन का होती है इधर पी एन का होती है। जो ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस होता है जिसको जीपीए और वैगनर्स कहते हैं, वैगनर्स को अब नया नाम दे दिया गया। वैगनर्स पुराना नाम था, न्यू नेम ऑफ वैगनर्स ग्रेन्युलोमाटोसिस वैगनर्स वेस्कुलाइटिस इज ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। दिस इज सी एन का पॉजिटिव, सी एन का पॉजिटिव होता है। इसको मैंने ऐसे याद रखा था, जीसी यूनिवर्सिटी है ना, जीसी यूनिवर्सिटी, वैगनर्स का नया नाम ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियनजाइटिस है ना, सो जी इज सी एन का पॉजिटिव। जो ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियनजाइटिस है ना, जिसमें जी पहले आता है, उसको उसको आपने सी के साथ मिलाना है। अब जो ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियनजाइटिस है वैगनर्स, इसमें वैगनर्स का तो आपको पता होगा कि ये साइनसिस को इन्वॉल्व करता है, नेजल नोज को इन्वॉल्व कर रहा होता है और बड़े नेक्रोटिक सी लीजन्स बनाता है। सो वैगनर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट आएगी, इसमें नोज पे लीजन्स होंगे, साइनसिस के लीजन्स दिए होंगे। उसके बाद वैगनर्स लंग्स को इन्वॉल्व करता है और किडनीज को इन्वॉल्व करता है। सो वैगनर के आगे लिखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्लस लंग्स प्लस किडनीज, इट इज सी एन का पॉजिटिव। नेजल अल्सर्स, हीमाचूरिया, हिमोप्टिसिस, कैविटेटरी लीजन्स होंगे सिनेरियो में। देन माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस किसको इन्वॉल्व कर रहा है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, किडनीज को इन्वॉल्व करता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस और ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस को हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, इन माइक्रोस्कोपिक देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट इज पीएन का पॉजिटिव। इसमें हिमाचूरिया हिमोप्टिसिस दिया होगा लेकिन कोई ईएनटी की कोज नहीं दी होगी, ईएनटी के मसले नहीं दिए होंगे। अगर ईएनटी के मसले आ जाएं साथ में लंग और किडनी हो तो ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस, मतलब कि वैगनर लगाना है। फिर इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस है, जिसको चरग स्ट्रॉस भी सिंड्रोम भी कहते हैं। चरग स्ट्रोस का नाम सुनते ही लंग्स में एस्थमा इओसिनोफिलिया की तरफ पहुंच जाना है। चरग स्ट्रोस में क्या दिया होगा, एस्थमा इओसिनोफिलिया न्यूरोपैथीज दी होंगी। ये पी एन का पॉजिटिव होता है, इसमें हिस्ट्री होगी एस्थमा की, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स दिया होगा और साइनसाइटिस होगा। सो एस्थमा, साइनसाइटिस भी हो सकता है, यूसिनोफिलिया, न्यूरोपैथीज, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स जैसे के। देन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में हिनोज शोलिन परपुरा होता है, दैट इज आईजीए वेस्कुलाइटिस। हिनोज शोलिन परपुरा भी बच्चों में प्रेजेंट करता है, ये पीड्स वाले कोर्सेस सुने, चिल्ड्रन में आता है ये। इसमें पैल्पेबल परपुराज होते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है, आर्थराइटिस होता है और हीमाचूरिया होता है। तो आर्थराइटिस, हीमाचूरिया, पैल्पेबल परपुरा एंड एब्डोमिनल पेन, ये आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होता है। आईजीए वेस्कुलाइटिस इसको कहते हैं ना, सो आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन। देन क्रायोग्लोबिनिमिक वेस्कुलाइटिस, क्रायोग्लोबिनिमिक वेस्कुलाइटिस में भी पैल्पेबल परपुराज बनते हैं, आर्थ्रेल्जियाज होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस भी होता है जो ड्रग इंड्यूस्ड होता है। सो इम्यून कॉम्प्लेक्स में हिनोज-शोलिन है, क्रायोग्लोबिनिमिक है और हाइपर सेंसिटिविटी है। सो आपको याद क्या रखना है, जाइंट सेल लार्ज वेसल है, टाकायासु लार्ज वेसल है, पोलियोआर्थराइटिस नोडोजा मीडियम है, कावासाकी मीडियम है, बर्जर मीडियम है, हिनोज-शोलिन, ग्रेनुलोमेटस, पोलियंजाइटिस और क्रायोग्लोबिनीमिया स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीएन का सीएन का पॉजिटिविटी आनी चाहिए इनकी, तो पीएन का कौन सा सीएन का कौन सा। देन हाइपरटेंशन, व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होती है इसकी अब टाइप्स हैं। हाइपरटेंशन आइदर एसेंशियल हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है इसकी कोई टियोलॉजी नोन नहीं होती, इट इज इडियोपैथिक, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कभी। Essential hypertension is, this is the most common type of hypertension and it is usually idiopathic. So what is the definition of hypertension, आपको hypertension की definition आनी चाहिए। Hypertension is defined as
persistent elevation of arterial blood pressure. करंट गाइडलाइंस कहती हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो तो आपका लेस देन 120/80 होना चाहिए मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अराउंड हाइपरटेंशन आप तब डिफाइन करते हो व्हेन द ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन अब इसको और भी मॉडिफाई कर दिया गया, 130/80 जो है उसको भी कंसीडर करते हैं। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन है विच इज अबाउट 90 to 95%। इट इज इडियोपैथिक या मल्टीफैक्टोरियल होती है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है जो आइडेंटिफाइबल, जिसकी कोई ना कोई कॉज होगी, लाइक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। उसके बाद क्रोनिक किडनी डिजीज में सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कोई एंडोक्राइन कोज है लाइक प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। कुशिंग सिंड्रोम में हो सकती है, फियोक्रोमोसाइटोमा में, थायराइड के मसलों में, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकती है। सो दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें, इसमें इन्होंने बॉक्सेस बना दिए हैं, रीनल, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, पैन, रिजिडिटी ऑफ एओर्टा, न्यूरोलॉजिकल में स्ट्रेस, स्लीप एपनिया और साइकोजेनिक। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो malignant हाइपरटेंशन में आपने एक बात याद रखनी है, दिस malignant हाइपरटेंशन इज बेसिकली इट्स मेडिकल इमरजेंसी। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, ये सीवियर एलिवेशन होती है ब्लड प्रेशर में, टिपिकली ग्रेटर देन इज इक्वल टू 180/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं। दैट इज accompanied बाय एक्यूट टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज जो होता है ना, एंड ऑर्गन डैमेज भी आ रहा होता है malignant हाइपरटेंशन में। सो malignant हाइपरटेंशन क्या होती है? malignant हाइपरटेंशन में अपनी बुक्स में लिख लें, greater than or is equals to 180/120 millimeter of mercury accompanied by acute target organ damage। इसको ये नंबर नहीं malignant बनाता कि 180 से 180/120 से ज्यादा हो तो malignant हो जाएगा, नहीं। इसकी रैपिड प्रोग्रेशन और एंड ऑर्गन फेलियर की वजह से दिस इज नोन एज malignant। रैपिड प्रोग्रेशन एंड एंड ऑर्गन फेलियर ब्रेन, किडनीज, हार्ट और आइज को इन्वॉल्व करता है। अब जो malignant हाइपरटेंशन है, ये आपके पास आइदर देर इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब है देर इज सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 220 हो, डायस्टोलिक 120 से ज्यादा हो, कोई एविडेंस ना हो टारगेट ऑर्गन डैमेज का, तो दिस इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अर्जेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं मिलता, जबकि इमरजेंसी में बीपी एलिवेटेड होता है और टारगेट ऑर्गन डैमेज मिलता है। इसमें भी दो टाइप्स हैं इमरजेंसी के अंदर, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, malignant हाइपरटेंशन। malignant हाइपरटेंशन में पेपलेडीमा भी होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। malignant हाइपरटेंशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ पेपलेडीमा, सो इन malignant हाइपरटेंशन देयर मस्ट बी पेपलेडीमा। और जो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होती है, इसमें जो आपके सिस्टोलिक है वो 210 से ज्यादा और डायस्टोलिक 130 से ज्यादा, हेडेक्स के साथ आ रहा हो, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो। सो एक्सेलरेटेड में क्या आ रहा है? एक्सेलरेटेड में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, हेडेक आ रहा है, और 210/130 आपने रीडिंग याद रखनी है, 210/130, इससे ज्यादा है। और इसके अंदर फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, हेडेक आ रही है। लेकिन अगर मलिग्नेंट तबला कह देना अगर पेपलिडीमा भी साथ मिले, अगर लेट्स सपोज आपको एक पेशेंट में सिर्फ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल रहा है, पेपलिडीमा नहीं मिल रहा, तो आप इसको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहोगे एंड इट्स हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और अगर आपको पेपलिडीमा भी मिल जाएगा तो मलिग्नेंट कहोगे। पेपलिडीमा बहुत जरूरी है मलिग्नेंट कहने के लिए। देन कम्स एंजाइना। एंजाइना इस्कीमिया की वजह से होता है, दिस इज बेसिकली चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का नाम रख दिया गया एंजाइना। ये इस्कीमिया होता है मायोकार्डियम को, दैट इज सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग, या कोरोनरी आर्टरी का स्पेजम हो जाए। स्पेजम का कौन सा होता है एंजाइना? वेरिएंट और प्रेंजिमेंटल एंजाइना। सो मायोसाइट्स में इस स्पेजम हो जाए जिसके अंदर नेक्रोसिस नहीं हुआ बट देर इज स्पेजम। सो जब एमआई होता है तो एमआई में देर इज नेक्रोसिस, इन एमआई देर इज व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव आता है और ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंजाइना की जो पेन होती है ये लेस देन 30 मिनट्स होती है, जबकि एमआई की पेन इट इज मोर देन 30 मिनट्स। एंजाइना और एमआई में क्या डिफरेंस होता है? एंजाइना के अंदर देर इज नो एलिवेशन ऑफ कार्डिक एंजाइम्स, while in case of myocardial infarction cardiac enzymes are raised, cardiac enzymes raised होती हैं।
उसके बाद सीरियल ईसीजी चेंजेस दोनों में मिल सकती हैं। सीरियल ईसीजी चेंजेस जो है वो मायोकार्डियल में ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, बट दे कैन बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ एंजाइना, स्पेसिफिकली एसटी डिप्रेशंस, टी वेव इन्वर्जन्स, ये आ सकते हैं। सो स्टेबल एंजाइना यूजली ये एथरोस्क्लेरोसिस के सेकेंडरी होते हैं। इसमें पेन होती है पेशेंट को जो एक्सर्शन से प्रेसिपिटेट हो जाती है, और इसमें एसटी डिप्रेशंस मिलते हैं ईसीजी पे। जब भी ईसीजी पे आपको एसटी डिप्रेशन मिले तो वो क्या बता रहे होते हैं? एसटी डिप्रेशन ऑन ईसीजी, दे आर टेलिंग यू अबाउट देयर इज सम इस्कीमी। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स दे आर क्लासिफाइड एज अनस्टेबल एंजाइना, NSTEMI, that is known ST elevation myocardial infarction and ST elevation myocardial infarction। इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, नॉन ST एलिवेशन माइकार्डियल इन्फार्क्शन के आगे सब एंडोथीलियल इन्फार्क्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे इस ये सब एंडोथीलियल इन्फार्क्ट होता है, इसीलिए इसके अंदर देर इज नो एसटी एलिवेशन, जबकि एसटी एलिवेशन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट में आती है। सो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स दे आर एसटी एलिवेशन एमआई, सब एंडोथेलियल इन्फार्क्ट है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ये आपको स्टूडेंट्स बात पता होनी चाहिए, ये नहीं भूलना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना रैपिडली वर्सनिंग एंजाइना को कहते हैं। अब आपके पास अगर तो लेस देन 30 मिनट्स से कम ड्यूरेशन है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, इट इज लेस देन 30 मिनट्स ड्यूरेशन, तो दैट इज एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना हम कब कहेंगे? जब ये रैपिडली वर्सनिंग एंजाइना हो। क्रीसेंडो एंजाइना का मतलब है बस बढ़ता जा रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है। कार्डिक एंजाइम इसमें नेगेटिव है, बट एंजाइना इज रैपिडली प्रोग्रेसिव और रैपिडली वर्सन हो रहा है, तो आपने फिर उसको अनस्टेबल एंजाइना कहना है। अनस्टेबल एंजाइना ये रेस्ट पे भी प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट रेस्ट। इसमें आपको इन कार्डिक एंजाइम्स तो नेगेटिव मिलेंगी बिकॉज इट इज एंजाइना, ये एंजाइना है, सो कार्डिक एंजाइम्स आर नेगेटिव। एसटी डिप्रेशन मिल सकता है विद और विदाउट टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन्स भी होती हैं इसके अंदर। सो ये भी आपने याद रखना है, एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन्स। एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो आपकी एसटी डिप्रेशंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इस्कीमिया को। इस्कीमिया डिप्रेशन, जब भी एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा, दे रिप्रेजेंट्स इस्कीमिया। सो अनस्टेबल एंजाइना में यू हैव गॉट एसटी डिप्रेशंस और टी वेव इन्वर्जन्स, देयर इज नो ट्रोपोनिन राइज। जो आपकी कार्डिक मार्कर्स हैं वो उसका राइज नहीं होता, ट्रोपोनिन आपने देखना होता है ना, वो उसका राइज नहीं है। और ये सब टोटल ओक्लूजन होती है इसके अंदर। सब टोटल ओक्लूजन का मतलब ये होता है कि देर इज कंप्लीट ओक्लूजन नहीं है वेसल की, तो ये रिवर्सेबल है, ये ठीक हो सकती है। दिस इज इस्कीमिया विदाउट इन्फार्क्शन, ये इस्कीमिया जिसमें इन्फार्क्शन नहीं हो रहा।
देन एनस्टेमी विच इज नोन एस टी एलिवेशन एम आई, इसके अंदर एस टी डिप्रेशन मिलता है इधर, या टी वेव इन्वर्जन मिलती है। इट्स जस्ट लाइक, इसकी ईसीजी चेंजेस आर जस्ट लाइक अनस्टेबल एंजाइना, लेकिन इसका डिफरेंस ये है देयर इज एलिवेटेड ट्रोपोनिन, इसमें ट्रोपोनिन कार्डिक एंजाइम जो है ये एलिवेटेड होती है, इसमें भी ऑक्लूजन पार्शियल होती है, बट द इन्फार्क्ट इज सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है। अब इसके अंदर भी इन्फाक्शन हो चुका होता है, लेकिन इन्फाक्ट फुल थिकनेस इन्फाक्ट नहीं बनता, सब एंडोकार्डियल होता है ना, तो सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट होता है। जबकि जो एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसके अंदर एस टी एलिवेशन मिलती हैं, इनमें क्यू वेव्स मिलती हैं, सो एस टी एलिवेशन इन क्यू वेव्स। ट्रोपोनिन इसमें भी एलिवेटेड होता है, इसके अंदर कंप्लीट ऑक्लूजन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट होता है। सो ऑक्लूजन इज कंप्लीट, रिमेंबर दिस वर्ड, ऑक्लूजन इज कंप्लीट, इट्स ट्रांसम्यूरल। ये इमरजेंसी है, और ये फुल थिकनेस हार्ट मसल की डेथ हो जाती है, फुल थिकनेस हार्ट मसल डाई करता है इसमें। उसके बाद हैं कॉम्प्लिकेशंस, दीज कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और कॉम्प्लिकेशन पे ही ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। अब जीरो, और इसकी ड्यूरेशन भी आपने याद रखना है, दिस ड्यूरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 0 से 3 डेज पे कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, 3 से 7 डेज पे क्या होता है, 4 to 8 डेज पे क्या होता है। 0 से 3rd डे पे द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज कार्डिक अरिथमियास, और ये 0 से 3 डेज पे हो जाती है। पहले 3 दिनों के अंदर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना, वो कार्डिक अरिथमिया है। अरिथमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फर्स्ट सेवरल आवर्स फॉलोइंग इंफाक्शन, इसका सिनेरियो बना के देते हैं हमेशा कॉम्प्लिकेशन का। पेशेंट को कहेंगे कि पेशेंट जो है उसको, पेशेंट पहले एडमिटेड था, उसको इन्फाक्ट हुआ, इन्फाक्शन जो है उसको, ही इज अंडर ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट जो है ना वो आपको सडन डेथ दे देंगे, और ड्यूरेशन दी होगी कि विद इन 1 डे या विद इन 24 आवर्स उसकी डेथ हुई है। तो आपने विद इन 24 आवर्स क्या सोचना है, आपने सोचना है कि एमआई का पेशेंट था, पोस्ट एमआई था, हो सकता है रिदमिया चल गया हो। सो रिदमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फर्स्ट सेवरल आवर्स फॉलोइंग इन्फाक्शन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एमआई का, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अब जो बच्चे, जो स्टूडेंट या जो डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग हैं, जो जाते हैं, वो देखते हैं कि आपके एमआई के पेशेंट जो है, मायोकार्डियल इंफाक्शन के पेशेंट है, दे डाई विद इन इवन मिनट्स, डाई कर जाते हैं, इवन दे डाई विद इन आवर्स। आपने एसीएस प्रोटोकॉल भी दे दिया, पेशेंट को स्टेबल कर लिया, एवरीथिंग वाज फाइन, बट पेशेंट एक्सपायर्स। सो व्हाट्स द रीजन, arrhythmia is the most common cause of death in first several hours. Just bear this concept, bear this piece of knowledge in your mind while dealing with myocardial infarction. This is very important. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट arrhythmia is the most common cause of death if in the first several hours following infarction. Also, it's the most common complication of MI. MI की ये complication भी बहुत common है. So ventricular fibrillation जो है, this is the leading cause of sudden death in acute MI. MI के अंदर अगर sudden death हो जाए तो ventricular fibrillation उसकी वजह बनती है। ये समझ आ गया? सो आपने रिदमियास को नहीं भूलना, विद इन सेवरल आवर्स अगर आपको कोई एमआई का सिनेरियो दिया हो तो आपने उस ये याद रखनी है। सो इलेक्ट्रिकल रिदमियास बहुत कॉमन है, जिसमें वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, सडन डेथ हो जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर पेशेंट को रिदमिया इधर डेवलप हो सकता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। अगर इन्फाक्ट लार्ज है, तो इन्फाक्ट इज लार्ज, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट को पंप फेलियर हो जाए। राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्ट जो होता है, अगर इंफीरियर वॉल एमआई है, राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्ट कब कहोगे, इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर राइट वेंट्रिकल का आउटपुट कम हो जाता है, और पेशेंट हाइपोटेंसिव हो जाएगा, लंग फील्ड्स उसके क्लियर होंगी, बट जेवीपी विल बी एलिवेटेड। सो मायोसाइट्स ना इलेक्ट्रिकली इरिटेबल होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली इरिटेबल, डेडली रिथमियाज होते हैं, स्पेशली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसके बाद आ जाता है 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज में मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में बैकस्ट्राइड याद रखना है, दिस बैकस्ट्राइड इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज। बैकस्ट्राइड भी आ जाता है, हाइपोटेंशन, डायलेटेड नेक वेन्स एंड मफल्ड हार्ट साउंड्स, दिस अकर इन कार्डिक टेम्पोनार्ड।
कार्डिक टेम्पोनार्ड क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है, जो पेरिकार्डियल स्पेस है, उसके अंदर देयर इज एक्युमुलेशन, फ्लूइड उसके अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है और ये कॉम्प्रेस करता है, इट कॉम्प्रेसेस द हार्ट। देन माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। पोस्ट इन्फाक्शन फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सो 1 to 3 डेज में यूजली आपके पास क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? 3 दिन तक अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली, 3 डेज से आगे 3 to 7 डेज पे भी चले जाएं, तो आपके पास 3 to 7 डेज पे मायोकार्डियल रप्चर है। इसके अलावा ये इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टर रप्चर भी हो सकता है, पेपिलरी मसल्स का रप्चर भी हो सकता है। फिर 4 to 8 वीक्स में वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, स्यूडो एन्यूरिज्म्स बनते हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम? ड्रेसलर सिंड्रोम इज ऑटोइम्यून फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस पोस्ट एमआई। अगर पोस्ट एमआई ऑटोइम्यून फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाए 4 से 8 हफ्तों के दरमियान, तो ड्रेसलर होता है। इसमें प्लूरिटिक पेन और फीवर होगा पेशेंट को। सो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसमें एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिदमियाज इंपॉर्टेंट है, ड्रेसलर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्यूरिज्म कब बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बैकस्ट्राइड आपको आना चाहिए। Now type of MI and localization on ECG. So commonly occluded coronary arteries में LAD is the most commonly occluded, then right coronary artery and then circumflex artery. अब इन्होंने यहाँ पे खुद ही लिख दिया है कि V1 V2 these are septal, V3 V4 and they are anterior leads. So anteroseptal leads कौन सी हैं? V1 V2 V3 V4. Lateral wall leads कौन सी हैं? 1 AVL V5 and V6. Inferior wall are 2 3 and AVF. Inferior wall का हो तो right coronary artery और राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है, जेवीपी रेज हो जाती है, हाइपोटेंसिव हो जाएगा पेशेंट। अगर लैटरल वॉल का हो तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लगानी है, एंट्रोसेप्टल हो तो लैड लगाना है। 6 आवर्स के अंदर ईसीजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मोस्ट स्पेसिफिक ट्रोप आई ज्यादा ज्यादा स्पेसिफिक होता है एज कम्पेयर टू ट्रोप टी। सो आई इज मोर स्पेसिफिक। इसको ये ऐसे याद रखना है कि आप अपना आप तो हर किसी को ही ज्यादा बेहतर लगता है। सो आई, ठीक है, आई। सो आई इज मोर स्पेसिफिक। अगर आपने टी और आई में से कुछ कराना है तो आप आई करवाते हैं। जो सबसे सेंसिटिव मार्कर है दैट इज मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन जो है ये सबसे पहले रेज होने वाला मार्कर भी है। सीकेएमबी डायग्नोसिस री इन्फॉक्शन फॉलोइंग एक्यूट एमआई यूज होता है। तो नाउ लेट्स सी कार्डिक एंजाइम्स इन डिटेल। कार्डिक एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए। कार्डिक एंजाइम्स क्या होती हैं? व्हाट आर कार्डिक एंजाइम्स? कार्डिक एंजाइम्स आपके बायोमार्कर्स हैं बेसिकली। ये प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती हैं जब मायोकार्डियल सेल्स आइदर उनकी इंजरी होती है उनकी डेथ होती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। सो ये ब्लड स्ट्रीम में मायोकार्डियल सेल्स से ही रिलीज होने वाली प्रोटीन्स हैं। ये डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हेल्प कर रही होती हैं। हम इनसे टाइमिंग और एक्सटेंट डैमेज का देख सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन के साथ। आपके पास जो सबसे, ये वो तो हमने पढ़ लिया कि विच इज मोस्ट सेंसिटिव, सबसे पहले कौन सा रिलीज होता है, री इन्फॉक्शन। नाउ लेट्स सी इनकी क्या कॉन्सेप्ट क्या है इनके पीछे। सो ट्रोप आई एन टी। नाउ फर्स्ट सी ट्रोप आई एन टी। ट्रोप आई या ट्रोप टी ये मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं फॉर मायोकार्डियल इंजरी। ये एंजाइना में दे आर नॉट एलिवेटेड। जहां नेक्रोसिस नहीं होता वहां ये एलिवेटेड नहीं होते। ये एलिवेटेड रहते हैं फॉर डेज, दिनों के लिए एलिवेटेड रहते हैं और लेट डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं। सो ट्रोप आई एंड टी दे हेल्प इन लेट डायग्नोसिस एज वेल। ट्रोप टी ज्यादा इफेक्ट होता है रीनल फेलियर से भी। सो फॉल्स पॉजिटिव जो होते हैं ना, फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, इसीलिए ट्रोप आई ज्यादा बेहतर है। टी जो है रीनल फेलियर से भी इफेक्ट हो जाता है। इसकी अगर सिंगल हाई वैल्यू आ जाए तो लाइकली इन्फाक्ट होता है। सीरियल ट्रोपोनिन्स आपने करानी होती हैं 0 3 6 आवर्स पे। पहले 0 पे एक करा ली, फिर 3 घंटे बाद दोबारा, फिर 6 घंटे बाद दोबारा कराते हैं।
अगर राइज फॉल पैटर्न इसके अंदर देखना होता है, ठीक है। सो 0 आवर, 3 आवर, 6 आवर पे कराना होता है। सो सी ट्रॉप के बारे में कॉन्सेप्ट बन गया, बाकी हम टाइम इसका बाद में देखते हैं। पहले आपको बताओ व्हाट इज ट्रॉप आई, ट्रॉप टी, ये क्यों हम सिर्फ हार्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दिनों के लिए एलिवेटर रह रही हैं। ट्रॉप आई क्यों बेहतर है, ट्रॉप टी रीनल फेलियर के अंदर भी आ जाता है। देन CKMB इज क्रेटीन काइनेस। ये कार्डिक मसल में होती है, लेकिन ये स्केलेटल मसल में भी होती है। दैट इज लेस स्पेसिफिक। इसका राइज और फॉल बहुत क्विक होता है, CKMB का राइज एंड फॉल इज क्विक। तो री इन्फॉक्शन को डिटेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हो। एलिवेट, ये फॉल्सली भी एलिवेट हो सकती है मसल ट्रोमा में, सर्जरी के अंदर। सो CKMB मसल ट्रोमा में, सर्जरी में, कोई स्केलेटल मसल का मसला है उसमें ये हो सकती है। अगर CKMB दोबारा राइज कर जाए इनिशियल MI के बाद, तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, री इन्फॉक्शन। CKMB यूजली CKMB तो फौरन राइज करके ठीक हो जाती है जल्दी से, अगर लेकिन रिसेंट MI के बाद ये दोबारा से राइज कर जाए तो इसका मतलब है री इन्फॉक्शन हो गया। मायोग्लोबिन सबसे पहली प्रोटीन है, कार्डिक बायोमार्कर है जो राइज करता है, 1 to 2 आवर्स में राइज कर जाता है, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये स्केलेटल मसल में भी प्रेजेंट होता है। सो अर्ली रूल आउट करने के लिए ना नेगेटिव ट्रॉप के साथ हम मायोग्लोबिन भी यूज यूज कर सकते हैं। सब हम इनके टाइम देखते हैं, ड्यूरेशन इसमें ये भी आपने याद रखना है। सीखे ये 4 आवर्स में आपको क्या मिलता है, ट्रोपाई मिल जाता है, 1 to 2 आवर्स में आना शुरू हो जाता है। 6 आवर्स के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे ट्रोपाई भी वीकली पॉजिटिव है। जबकि 12 to 16 आवर्स में CKMB स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव आ गया है। अब पीक देखो, 6 आवर्स में मायोग्लोबिन पीक कर गया, अभी तक किसी की पीक नहीं आई है, 24 आवर पे पीक आ रही है CKMB और ट्रोपाई की। और यहाँ पे 6 घंटों पे मायोग्लोबिन की पीक आ गई है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये सबसे अर्ली राइज करने वाला मार्कर है। सो ये अपने टाइम्स भी याद रखने हैं इसके, ठीक है। अब अगर हम ट्रॉप को देखें तो देखो कब तक परसिस्ट कर रहा है, इवन इट इज परसिस्टिंग फॉर डेज, दिनों तक करता है। जबकि CKMB देखो 6 घंटे से शुरू होकर 3 दिन में खत्म हो रहा है। सो 6 आवर्स से शुरू होकर 3 डेज में खत्म हो जाता है। ये भी 6 आवर्स से मायोग्लोबिन शुरू होता है और कितनी देर में, 2 दिन में खत्म हो रहा है। यहाँ तक समझ आया है? सो डॉक्टर इरफान ने पूछा है कि एक्सप्लेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिस इज बेसिकली अ टैकीरिथमिया, ये टैकीरिथमिया है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया है। दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया होता है जिसके अंदर वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, ये इतने फास्ट हो जाते हैं कि इरेक्टिक रिदम आता है। तो इनफेक्टिव, एक तो इनका जो वेंट्रिकल की जो एफर्ट है ना, इट्स इनफेक्टिव, इनफेक्टिव है। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ना, एक बस ऐसे समझ लें कि फड़फड़ा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो कोई कार्डिक आउटपुट नहीं है एज अ रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोई कार्डिक आउटपुट नहीं होता, कोई पल्स नहीं होती, पेशेंट इज पल्सलेस। सडन कार्डिक डेथ हो जाती है इसके अंदर अगर इसको ये अनट्रीटेड रहे मिनट्स, विद इन मिनट्स ना। तो इसीलिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये पल्सलेस, पल्सलेस होता है। इस पे भी फिर CPR फिर स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी पल्सलेस हो सकता है ना पेशेंट, इसीलिए तो इसके अंदर फिर वो शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल CPR करते हैं ना अगर पल्स नहीं आ रही। तो एक कोज पल्सलेस होने की क्या होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है। सो इससे आप कॉन्सेप्ट लें।
सो जो आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है ईसीजी में, इसमें कोई पी वेव्स नहीं होती, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, टी वेव्स नहीं होती, इरेक्टिक रिदम होता है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी वेव। पी वेव नहीं आपको पता चल रही, क्यूआरएस नहीं पता चल रहा, टी वेव नहीं पता चल रही, बस इरेक्टिक सा एक रिदम है। इरेगुलर रैपिड ऑसिलेशंस आती हैं, ठीक है। इरेगुलर रैपिड सी ऑसिलेशंस होंगी, और इसमें शेकी वेवी लाइंस होंगी विदाउट एनी स्ट्रक्चर। इस तरह से होता है, शेकी वेवी लाइंस अगर ईसीजी पे आए ना विदाउट एनी स्ट्रक्चर, तो आपको पता लग जाता है कि दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और इसमें सीपीआर करना होता है इमीडिएटली। अब ये कॉन्सेप्ट हुआ है कि हम क्यों अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका सीपीआर करके उसको वो डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी पेशेंट ब्रेथलेस और पल्सलेस हो जाता है। सो डिफिब्रिलेटर इसमें डीसी शॉक देते हैं। यू शुड गिव अ सैप डीसी शॉक। अनसिंक्रोनाइज्ड होता है ये, अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक होता है। 200 से 360 जूल का देना होता है, 200 टू 360 जूल का अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं। अगर बहुत हाई लेवल का एमसीक्यू आ जाए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे, तो वो शॉक पे पूछ लेते हैं आइदर इट इज सिंक्रोनाइज्ड और अनसिंक्रोनाइज्ड, तो फिर उसका आंसर अनसिंक्रोनाइज्ड लगाना होता है। किसके साथ सिंक्रोनाइज करना होता है, ये सवाल, इस सवाल का आंसर आता है। चलें कोशिश करें, चैट बॉक्स में लिखें, हम सिंक्रोनाइज किसके साथ करते हैं। वेरी गुड, एफर्ट करें जल्दी जल्दी, शाबाश। सिंक्रोनाइज कहते हैं ना, एक हम कहते हैं शॉक को हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे होते हैं इससे, व्हाट वी मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन ऑफ शॉक। चलें ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लें। हम जब भी सिंक्रोनाइज करते हैं शॉक को, वी सिंक्रोनाइज इट विद आर वेव। हम इसको आर वेव के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, what we actually mean by this synchronized cardioversion, it means we are matching the shock with R wave on ECG। हम आर वेव के साथ क्यों इसको सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, क्यों नहीं हम इसको टी वेव के साथ कर देते। अगर लेट सपोज आप इसको टी वेव के साथ सोचें, सो टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन एक वल्नरेबल पीरियड है, अगर आपने यहाँ पे शॉक दिया, सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज अ वल्नरेबल पीरियड। अगर यहाँ शॉक दोगे तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने का खतरा है, सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है यहाँ पे। सो सिंक्रोनाइजेशन टी वेव के साथ अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ये रिदमिया को और वर्सन कर देती है। अब जैसे आप सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन किन कंडीशंस में करते हो, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन की जाती है एसवीटी के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में, स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में। लेकिन अनसिंक्रोनाइज्ड करते हो आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में और कार्डिक अरेस्ट में, ठीक है। तो आई होप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का कुछ पता चल गया होगा। कार्डियोवर्जन इज द ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज rheumatic fever। rheumatic फीवर एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। फोकस करें इस वर्ड पे, इट्स रिएक्शन, इट इज रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। व्हाट इज rheumatic फीवर, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो होता है 2 से 3 हफ्ते बाद आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। सो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गैस जिसको कहते हैं, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जी फॉर ग्रुप, ए फॉर ग्रुप ए, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस। सो गैस की वजह से जो रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है ऑटो इम्यून, दैट इज नोन एज रोमैटिक फीवर। इट इज नॉट ड्यू टू द बैक्टीरिया इटसेल्फ, ये इम्यून सिस्टम की वजह से, हमारे इम्यून सिस्टम में मसला होता है। इट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। इट इज प्रॉब्लम दैट लाइज विद इन आवर इम्यून सिस्टम, को वो अपने टिश्यूज को अटैक करता है। सो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, इसमें एवरी टाइम जब भी कोई हम इम्यून मीडिएटेड पढ़ते हैं उसमें वी मस्ट
हैव अ ट्रिगर, एक ट्रिगर होता है। सो इसमें ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस गैस जो है उसमें स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस लेट्स सपोज पेशेंट को हुआ, उसके अंदर आपके पास जो एम प्रोटीन होगी ना बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल एम प्रोटीन, ये मिमिक करती है ह्यूमन प्रोटीन्स के साथ, ऐसे लगता है जैसे इट्स ह्यूमन प्रोटीन। सो एम प्रोटीन बैक्टीरिया की ह्यूमन प्रोटीन से मिलती है, दैट इज मोलिकुलर मिमिक्री होती है, मोलिकुलर मिमिक्री हो रही होती है। सो बॉडी इम्यून क्रॉस रिएक्शन अब कैसे होता है, बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज और टी सेल्स बनाती है इस एम प्रोटीन के अगेंस्ट। एम प्रोटीन के अगेंस्ट उसने तो बनाया एम प्रोटीन के अगेंस्ट, लेकिन वो एम प्रोटीन कैसे थी, वो एम प्रोटीन तो मिल रही थी हमारी बॉडी की प्रोटीन से। सो उस एम प्रोटीन के साथ साथ अपनी बॉडी की प्रोटीन भी अटैक हो जाती हैं। सो बॉडी एंटीबॉडीज और टी सेल्स बना देगी उस एम प्रोटीन के अगेंस्ट, और वो एम प्रोटीन तो हमारी प्रोटीन जैसी थी, तो इसलिए हमारे सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो मिसटेकनली दे टारगेट होस्ट टिश्यूज, स्पेशली हार्ट के। हार्ट में स्पेसिफिकली क्या होता है, इसमें मायोसिन और लेमिनिन, मायोसिन और लेमिनिन ब्रैकेट में लिख लें अगर ये नहीं लिखा हुआ, मायोसिन और लेमिनिन इन्वॉल्व होती है, जॉइंट्स को अटैक करता है, स्किन को अटैक करेगा, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है। सो इम्यून सिस्टम एक्चुअली गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन बैक्टीरिया एंड सेल्फ, और ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। रोमैटिक फीवर इज टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसमें जो मेजर टारगेट ऑर्गन होता है ना रोमैटिक फीवर का, दैट इज हार्ट, हार्ट मेजर टारगेट ऑर्गन है, और इसमें पैनकार्डाइटिस होता है। पैनकार्डाइटिस का मतलब है 3 लेयर हार्ट इन्फ्लेमेशन होती है, तीनों लेयर्स हार्ट की इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें, एंडोकार्डियम भी, मायोकार्डियम भी और पेरिकार्डियम भी। अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है तो वेल्वुलर डैमेज होते हैं, माइट्रल एओर्टिक वाल्व्स के मसले, इसमें वेजिटेशन मिलती हैं, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस मिलता है। सो एमसीक्यू में क्या आता है इसके बारे में, रूमेटिक फीवर का टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछते हैं, सो आंखें बंद करके फिब्रिनोइड नेक्रोसिस लगा के आना है इन रूमेटिक फीवर। वेजिटेशंस मिलेंगी वेल्व्स पे, मायोकार्डियम में अगर है तो मायोकार्डाइटिस करेगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। मायोकार्डियम में क्या मिलता है, ग्रेनुलोमास मिलते हैं, जो इसके अंदर मायोकार्डियम में ग्रेनुलोमास बनते हैं ना, उनको कहते हैं ऐश ऑफ बॉडीज। फिर उसके अंदर हमें कैटरपिलर न्यूक्लिया, इन इन बॉडीज जो होती है ना, जो सेल्स होते हैं इनके, इनको एंटीस्को सेल्स कहते हैं, इनके अंदर ये ऐश ऑफ बॉडीज और एंटीस्को सेल्स आपने याद रखने, कैटरपिलर न्यूक्लियाई होता है इन सेल्स का। पेरिकार्डियम अगर इन्वॉल्व हो तो पेरिकार्डाइटिस, चेस्ट पेन होती है, इसमें फ्रिक्शन रब मिल सकती है। सो ऑल हार्ट लेयर्स आर इनफ्लेम्ड, पैनकार्डाइटिस करता है ये, इसके अंदर रूमेटिक फीवर में होता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल्व इज माइट्रल वाल्व, और माइट्रल अर्ली स्टेजेस में देर इज माइट्रल रिगर्जिटेशन, लेट स्टेजेस में माइट्रल स्टेनोसिस होता है। इसके लिए क्राइटेरिया होता है, दैट इज जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स में क्या होता है, जोन्स में जे, हर से जोन्स में ना कुछ स्टैंड कर रहा है। जे फॉर, इसके अंदर जोन्स क्राइटेरिया होता है फॉर इट्स मेजर मैनिफेस्टेशंस। अब जे इज फॉर जॉइंट्स, माइग्रेटरी पोलियर्थराइटिस होता है, साइनोवियम के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ओ से, ओ बेसिकली हार्ट, हार्ट बनाना चाहते थे ये यहाँ पे, पैनकार्डाइटिस होता है। उसके बाद एन फॉर नोड्यूल्स होते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनेंगे। देन ई फॉर एरिथीमा मार्जिनेटम एंड एस फॉर सिडेनहैम कोरिया। सिडेनहैम कोरिया बेसल गेंगलिया के न्यूरॉन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जब बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। और एरिथीमा मार्जिनेटम में डर्मिस की वेसल्स डैमेज होती हैं। माइट्रल वाल्व इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या होता है, माइट्रल वाल्व की फाइब्रोसिस और फ्यूजन और स्टेनोसिस जाता है, रिगर्ज भी हो सकता है। हिस्टोपैथ पे क्या मिलता है, ऐश ऑफ बॉडीज होती हैं, ये ऐश ऑफ बॉडीज क्या हैं, ये होते हैं फोकाई होते हैं फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के, और इसके अंदर हिस्टियोसाइट्स मिलते हैं मायोकार्डियम के अंदर। सो मैक्रोफेजेस मिल रहे हैं, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हो रहा है। एंटिशको सेल्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जिनका कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियस होता है। सो एंटिशको सेल्स आर मैक्रोफेजेस विद कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियाई। वेजिटेशंस मिलती हैं, इसमें जो वेजिटेशंस होती हैं स्मॉल होती हैं, दीज वेजिटेशंस आर स्टेराइल, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, ये स्टेराइल वेजिटेशंस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबाउट रूमेटिक फीवर। सो रूमेटिक फीवर की हिस्टोपैथोलॉजी में क्या लगाना है, ऐश ऑफ बॉडीज, एंटिशको सेल्स एंड वेजिटेशंस। वेजिटेशंस हार्ट वाल्व क्लोयर लाइंस के अलोंग होती हैं। माइनर क्राइटेरिया होता है, मेजर तो हमने जोन्स देख लिया ना,
माइनर में फीवर हो पेशेंट को, ईएसआर सीआरपी रेज्ड हो, आर्थ्रेल्जिया हो या प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल लो ऑन ईसीजी। अब इसका आपने तब कहना होता है जो अगर दो मेजर हो या एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरिया हो, और साथ में रीसेंट स्ट्रेप का 2 से 3 हफ्ते पहले एविडेंस हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, एएसओ टाइटर मिल जाए या थ्रोट कल्चर हो जाए। इसके लिए एक्यूट अटैक में पेनिसिलिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। प्रोफिलेक्टिकली भी इसमें मंथली पेनिसिलिन दे सकते हैं रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूमेटिक फीवर। जोन्स क्राइटेरिया मेजर माइनर ये आपने याद रखने हैं। दिस इज जोन्स एंड दिस इज फीवर आर्थ्रेल्जिया एलिवेटेड ईएसआर सीआरपी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक दैट इज पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन होता है, ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपको थ्रोट कल्चर पॉजिटिव चाहिए या इधर आपको एएसओ टाइटर चाहिए? थ्रोट का वो होगा तो फिर ही तो दो मेजर हो जाएं या एक मेजर और दो माइनर हो। तो थ्रोट कल्चर जिसमें या फिर एएसओ टाइटर एलिवेटेड और इसमें मेजर दो हों या फिर एक मेजर और दो माइनर हो। समझ आ गया रोमैटिक फीवर? So now let's see endocarditis. So what is endocarditis? एंडोकार्डाइटिस जो है ये आपके पास दिस इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हमने पढ़ा रोमैटिक फीवर तो हमने उसमें वेजिटेशंस पढ़ी, लेकिन हमने वेजिटेशन पढ़ने के साथ ही एक बात पढ़ी कि ये वेजिटेशन स्टेराइल होती है, इनमें कोई नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता। अब ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसको भी आपने देखना है, गौर से पढ़ना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने आपसे इसके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स पूछे हैं रोमैटिक फीवर के और एंडोकार्डाइटिस के। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये इन्फेक्शन होता है एंडोकार्डियल सरफेस का, एंडोकार्डियम का। यूजुअली हार्ट वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है, नेटिव वाल्व्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, प्रोस्थेटिक वाल्व्स हैं तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। ये सेप्टल डिफेक्ट्स अगर हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। म्यूरल एंडोकार्डियम को भी इन्वॉल्व करता है।
सो अब हम देखते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में याद रखो कि ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। रूमेटिक फीवर इज नॉट इन्फेक्शन, दिस इज माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो एंडोकार्डियम का होता है, एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ हार्ट का इन्फेक्शन होता है। और स्पेशली ये इन्वॉल्व करते हैं हार्ट के वैल्व्स को। फिर ये वेजिटेशंस बनाता है। ये वेजिटेशंस फिब्रिन से, प्लेटलेट से, इम्यून सेल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनी होती हैं। हमने दूसरी वेजिटेशंस पढ़ी थी रूमेटिक फीवर में, वो स्टेराइल थी। ये वाली वेजिटेशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इट इज बोथ एन इन्फेक्शन एंड एन इम्यून ड्रिवन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फेक्शन भी है और इम्यून ड्रिवन इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है। अब इसकी पैथोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले एंडोथेलियम की इंजरी होती है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, या पहले से पेशेंट को कोई वेल्वुलर डिजीज है, पहले से उसका वाल्व खराब है, जैसे रूमेटिक वाल्व्स थे, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, वाल्व को कोई मसला था और वहां पे ब्लड टर्बुलेंट हो गया। या पेशेंट में प्रोस्थेटिक वाल्व्स लगे हुए हैं, प्रोस्थेटिक वाल्व्स की वजह से भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो जाएगा। या पेशेंट को कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है लाइक वीएसडी और पीडीए। अब वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस अगर पेशेंट को है, इनमें भी ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होगा ना, अभी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होती है एंडोथीलियम की इंजरी। एंडोथीलियम इंजरी क्यों होती है उसकी रीजन आपको पता हो। अगर इनमें वाल्व का मसला हो कोई, लाइक इनमें वाल्व प्रोस्थेटिक लगा हुआ है, उसके अलावा इनके अंदर कोई वेल्वुलर डिजीज है, वेल्वुलर डिजीज के अलावा पेशेंट जो है उसके अंदर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं लाइक वीएसडी और पीडीए, उसके बाद पेशेंट जो है उसके अंदर ये चीज क्या करेगी, जब ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा तो ये जो अंडरलाइंग कोलेजन है उसको डैमेज करेगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट एडहेजन होना शुरू हो जाएगी और फिब्रिन डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। सो इसने क्या किया है, कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कराया, प्लेटलेट एडहेजन हो रही है एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से, फिब्रिन डेपोजिशन हो रही है, इसलिए इसकी वेजिटेशंस में प्लेटलेट्स होते हैं और फिब्रिन होता है। सो दिस ऑल सेट्स द स्टेज फॉर स्टेराइल थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है। अभी तक स्टेराइल है, इट इज स्टेराइल थ्रोम्बस। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हुआ है, दिस इज नोन एज नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एनबीटीई। अब इसके बाद क्या होता है इसके अंदर, अभी आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बाद में हम देखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देर इज बैक्टीरीमिया। सो पहले क्या हुआ, अब आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। स्टेप बाय स्टेप समझने, अब गौर से समझना है, अगर इस पे कभी एमसीक्यू आ जाए ना तो गलत नहीं अब करना। पहले एंडोथेलियम डैमेज हुआ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से। सो देर मस्ट बी सम अंडरलाइंग कॉज, इसमें कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होती है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की। या तो वेजिटेशन, पहले से हार्ट वाल्व डैमेज था, रूमेटिक हार्ट डिजीज थी पेशेंट को, उसमें वो डैमेज हो गया, और फिर सेकेंडरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसके अंदर हो गया। सो क्या हुआ, टिश्यू फैक्टर और अंडरलाइन कोलेजन एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट एडहेजन हुई और फिब्रिन डेपोजिशन हुई। फिर बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया क्या होगा, आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ना, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो बैक्टीरियमिया इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोब्स आएंगे डेंटल प्रोसीजर से। माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, अगर कोई डेंटल प्रोसीजर कराया, अगर कोई डेंटल प्रोसीजर कराया तो उससे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस आ सकता है। अगर पेशेंट आईवी ड्रग यूजर है तो उससे स्टेफ ओरियस आ सकता है। अगर पेशेंट कैथेटर या सर्जरी उसकी कोई हुई है, या यूटीआई हुआ है पेशेंट को, तो एंटेरोकोकस आ सकता है। सो यहाँ से ऑर्गेनिज्म आए ब्लड में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में आएंगे, ये क्या करेंगे, ये जाके ना चिपक जाएंगे, एडहेयर करेंगे, जो आपका नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस था ना उस साइट पे चले गए। सो एडहेसिन्स होती हैं, एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ जाके ये एडहेयर कर जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफ ओरियस जो होता है ना, ये डायरेक्टली एंडोथेलियम के साथ बाइंड करता है इवन विदाउट एनी प्रायर डैमेज, इसको प्रायर डैमेज भी नहीं चाहिए। फिर क्या होगा, जब माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से पहुंच गया, अब वो जाके वहां चला गया, अब वेजिटेशन बनेगी। तीसरा स्टेप है वेजिटेशन। माइक्रोब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट फिब्रिन नेटवर्क जो मेशवर्क है ना उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड क्लासिक वेजिटेशन बनेगी। ये वेजिटेशन सॉफ्ट होती है, फ्राइबल मैस होता है बैक्टीरिया का, फिब्रिन और प्लेटलेट का और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का। ये वेजिटेशन मेटाबोलिकली एक्टिव होती हैं। व्हाई दे आर मेटाबोलिकली एक्टिव, बिकॉज दे हैव बैक्टीरिया। और ये प्रोटेक्टेड होती हैं फ्रॉम फेगोसाइट्स और एंटीबायोटिक्स। परसिस्टेंट, इस वजह से ना परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, दे आर रेजिस्टेंट, ये प्रोटेक्ट हुई होती हैं फेगोसाइट से और एंटीबायोटिक्स से।
अब इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल लोकेशन होता है कि हार्ट वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है यूजली। इरेगुलर फ्राइबल इसकी सरफेस होती है। इसमें फिब्रिन, बैक्टीरियल कॉलोनीज, न्यूट्रोफिल, नेक्रोसिस मिलता है। और इसकी स्पेशल टाइप्स क्या होती हैं, लिबमैन सैक्स भी हो सकता है एंडोकार्डाइटिस, जो कि ल्यूपस के अंदर होता है। एसएलई के अंदर जो स्पेशल इसकी टाइप मिलती है वो लिबमैन सैक मिलता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं और न्यूट्रोफिल्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्फ्लेमेशन हुई होती है जिससे वाल्व्स की परफोरेशंस और वाल्व्स के कस रप्चर हो रहे होते हैं। हीलिंग होती है जिससे फाइब्रोसिस, स्टिनोसिस और रीगर्ज होना शुरू हो जाता है। एम्बोलिज्म बन जाती है, वेजिटेशन टूटती है और ये स्ट्रोक और इन्फाक्ट कर सकती है। एब्सेस बन सकती है इसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से। ये सारे इसमें मसले मसाइल होते हैं। और ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। इट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आइदर एक्यूट होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट होता है। जो एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये स्टेफोरियस की वजह से होता है। सब एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है। रैपिड और टॉक्सिक होता है एक्यूट, और जो सब एक्यूट होता है ये इसका ग्रेजुअल और माइल्ड, इट इज ग्रेजुअल ऑनसेट और माइल्ड होता है। वाल्व इसमें नॉर्मल होते हैं एक्यूट के अंदर, और सब एक्यूट में abnormal और डैमेज्ड वाल्व्स होते हैं। और मैंने बताया था ना स्टेफोरियस ये इवन विदाउट प्रायर डैमेज भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वाल्व डैमेज हो। स्टेफोरियस नॉर्मल हेल्दी वाल्व्स को भी अटैक कर देता है। लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन बनती है क्यूट में, और जो सब एक्यूट होते हैं उसमें स्मॉल फार्म होती हैं वेजिटेशंस। तो एंडोकार्डाइटिस भी समझ आया। अब सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से। ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टेफोरियस जो होता है ये आपके पास जो पेशेंट्स आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें, और ये क्यूट करता है हमेशा। फिर नॉन बैक्टीरियल मरेंटिक भी, जिसको थ्रोम्बोटिक भी कहते हैं, इट इज सेकेंडरी टू मेलिग्नेंसी या हाइपर कोएगुबल स्टेट। और ल्यूपस, ल्यूपस में लिबमैन सैक भी है एक। सो ल्यूपस के सेकेंडरी इज नॉन बैक्टीरियल, हाइपर कोएगुबल स्टेट के सेकेंडरी और नॉन बैक्टीरियल है, इट कैन बी सेकेंडरी टू मेलिग्नेंसी। लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस एसएलई में होता है। और अदर फॉर्म्स भी होती हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बोवस है। और ये कॉलम कैंसर के अंदर, और एपिडर्माइटिस जो है प्रोस्थेटिक वाल्व्स में होता है। ये आपने नाम सारे याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। एस जो बोविस है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और एपिडर्माइटिस, ये आपको आना चाहिए। वाल्व्स यूजली माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है कॉमनली, मोर कॉमन देन एओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होता है इन मोर देन 50% ऑफ केसेस ऑफ एंडोकार्डाइटिस ऑफ आईवी ड्रग यूजर्स। अगर आईवी ड्रग यूजर दिया हो तो ट्राइकस्पिड वाल्व लगाना है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वह वो स्टेप फोरियस की वजह से होता है आईवी ड्रग यूजर्स में, और ट्राइकस्पिड को यूजली इन्वॉल्व करता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें फीवर, रोथ स्पॉट्स क्या होती हैं, दियर रेटिनल हेमरेजेस, पेल सेंटर्स होते हैं इनके, ओस्लर नोड्स मिलते हैं जो पेनफुल सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं पल्प ऑफ डिजिट्स में। मर्मर्स मिलेंगे, जेनवे लीजन्स होंगी। जेनवे लीजन्स क्या है, स्मॉल पेनलेस एरिथमेटस लीजन होती हैं पाम पे और सोल पे। अनीमिया, नेल बेड हेमरेजेस होंगे, और एम्बोलाई मिलते हैं इसमें पेशेंट में। तो इसमें मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस में। मेजर होता है क्राइटेरिया और माइनर होता है। मेजर में अपने याद रखना है ब्लड कल्चर पॉजिटिव हो फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स लेने हैं विद विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफोरियस और हैक ग्रुप जो होता है ना, इसके लिए इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक्टिनोमाइसिस होता है। ये सारे जो है ना एंटेरोकोकस है, क्लेब्सियला निमोनिया है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर लेंगे फॉर कोक्सेला बर्नेटी, सो सी फॉर कोक्सेला बर्नेटी है। और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का कोई आपके पास एविडेंस हो, एको के ऊपर एकोकार्डियोग्राफी कराएं, सो उसके ऊपर अगर कोई एविडेंस मिल जाए एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का, तो आप सोचते हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दिस इज द मेजर क्राइटेरिया। सो आपको एक तो कल्चर पॉजिटिव मिले, या फिर एको करवाइए और एको पे आपको एविडेंस मिल जाए। फिर माइनर क्राइटेरिया होते हैं, माइनर के अंदर प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन हो, या आईवी ड्रग यूजर हो पेशेंट, फीवर हो पेशेंट को, वेस्कुलर कोई फिनोमेना जैसे आर्टीरियल एम्बोलाई, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स, माइकोटिक एन्यूरिज्म्स बने, जेनवे लीजन्स हों, जो आपने सिम्टम्स पढ़े हैं वो इसमें लिख लें। फिर इम्यूनोलॉजिकल में हो आर्टीरियल एम्बोलाई, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स, माइकोटिक एन्यूरिज्म, जेनवे लीजन्स।
माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए इसके अंदर। पॉजिटिव ब्लड कल्चर, माइक्रोबायोलॉजिकल हो लेकिन पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो, लेकिन ये मेजर क्राइटेरिया को या सीरोलॉजिकल एविडेंस जो इन्फेक्शन का होता है ना, उसको ना मीट कर रहा हो विद एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कंसिस्टेंट विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो अगर कल्चर पॉजिटिव आ गया चाहे सीरोलॉजी नेगेटिव है, तो आपने इसको माइनर क्राइटेरिया में लिखना है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे होता है? दो मेजर क्राइटेरिया, या एक मेजर, तीन माइनर, या पांच माइनर क्राइटेरिया हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बस आपको ये बताओ कि मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया होता है इसके लिए, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस किससे बनता है? ट्रीटमेंट आपने 4 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं इसमें, और ऐसा एंटीबायोटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे ही पूछी जाए क्या देनी है, लेकिन ये याद रखें वेंकोमाइसिन जेंटामाइसिन देते हैं इसके अंदर। सर्जरी की क्या इंडिकेशंस होती हैं? अगर वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस सीवियर आ जाए, इन्फेक्शन हो जो मेडिकल थेरेपी को रेजिस्टेंट हो, कार्डिक फेलियर पेशेंट डेवलप कर ले, रिकरेंट एम्बोलिज्म होना शुरू हो जाए एंटीबायोटिक थेरेपी के इवन बाद भी, एओर्टिक एब्सेस बने, तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी। सो आज की क्लास हम यहाँ ही एंड करते हैं। आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ना है। इस संडे जो है वो स्पेशल क्लास होगी सीवीएस पैथोलॉजी पे। इंशाल्लाह हम संडे को ये पैथोलॉजी जो है एंड कर लेंगे। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज।